मैं शशि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का दी मार्कर में। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि आपके क्लास 12 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि क्या है सॉल्यूशन और इसे कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, ये है आपका सॉल्यूशन। ये अगर बोर्ड के पर्पस से अगर बात किया जाए, अगर ये बोर्ड के पर्पस से बात किया जाए, क्लास 12 के पर्पस से, तो ये आपको कितने मार्क्स दे के जाएगा? 7 मार्क्स। ठीक है। अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर एवरेज बात किया जाए तो इसमें एक क्वेश्चंस आती हैं आपकी जेई मेंस में। अगर जेई एडवांस में बात किया जाए तो इससे भी रिगार्डिंग आपका एवरेज अगर बात करूं तो इससे 1 क्वेश्चन मिल जाता है। सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, ये फिजिकल केमिस्ट्री में जो इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो हमेशा आपका यूज होता जाएगा। अगर बात करूं नीट का, तो नीट में आपको 2 क्वेश्चन के आसपास आपको इसमें दिखेगा। ठीक है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो बेसिक्स फंडामेंटल्स पढ़ेंगे वो काफी ज्यादा यूज होगा अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है। अगर बात किया जाए मार्क्स के हिसाब से, तो मार्क्स आपको दिख रहा होगा कि ये इतने सारे मार्क्स कंटेन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे कि सर इसमें क्या है। अगर देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन, वो एकदम बेसिक से बात करेंगे। बेसिक से बात करने का मतलब ये है कि हम लोग इसमें अगर कुछ 11th का भी टॉपिक यूज होगा तो उसको भी हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। वो क्लास 11th में पढ़ते हैं, जैसे कुछ टर्म्स हम लोग यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब कर देंगे अपनी साइड, 5-7 मिनट देके, जो क्लास 9th या क्लास 10th का कुछ भी कंसेप्ट यूज होगा, जिससे कि सारे बच्चे को समझ में आ पाए। क्योंकि कुछ बच्चे पढ़े होते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़े ही नहीं होते हैं। तो जो नहीं पढ़ेंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, वो पढ़ लेंगे, और जो पढ़ चुके होंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन ना स्टार्ट करते हुए, पहले हम लोग बात करते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे क्लास 11th का डेफिनेशन। क्लास 11th का डेफिनेशन में क्या कंसेप्ट पढ़े थे आप लोग? मिक्सचर का डेफिनेशन हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ के आए हैं। तो पहले उस पर बात करते हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशंस पे आएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर, जैसा कि आप लोगों ने खाया भी होगा, मिक्सचर्स क्या होता है बेसिकली, इसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। मिक्सचर जैसे ही बात करूंगा तो इसमें एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स होना चाहिए या 2 सब्सटेंसेस होना चाहिए। और यहां पे बात करते चलिए डेफिनेशंस की, तो इट इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ two or more than 2 substances. 2 or more than 2 substances, and substance retain their identities. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मिक्सचर बनाना है तो 2 कंपोनेंट्स को मिक्स कर दीजिए या 2 सब्सटेंस को मिक्स कर दीजिए, तो जो बनेगा उसे कहेंगे हम लोग, उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। एग्जांपल के लिए आप नमक और चीनी को जस्ट दोनों को मिला दीजिए, तो वो आपका किसका एग्जांपल आ जाएगा? मिक्सचर। देखे होगे ना, अगर घर में भी खाते होगे तो मिक्सचर का मतलब है, जैसे उसमें देखते हैं अगर कोई मिक्सचर खा रहे हो तो उसमें सवई भी रहता है, बादाम भी रहता है, और फिर उसका चना दाल भी रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस हो गए तो उसको हम लोग सिंपली बोल देंगे मिक्सचर। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, मतलब दोनों आपस में रिएक्ट करके कुछ नया ना बनाए, बस वो जस्ट फिजिकल मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया है, कुछ नया नहीं बना। वहां उस दोनों के बीच में अगर मिक्स कर रहे हैं तो उसके दोनों के बीच में कुछ नया सब्सटेंस ना फॉर्म हो जाए। ठीक है। तो फिजिकल कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे फिजिकल, केमिकल नहीं लिखा है। केमिकल में होता तब कुछ नया बनता, लेकिन मिक्सचर का जब भी बात करूंगा तो जस्ट दोनों का मिक्स कर दिया गया है। अगर दोनों को सिर्फ मिक्स कर दिया गया फिजिकल कॉम्बिनेशन, तो कुछ नया नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैंने इसके बाद लिखा है कि विच रिटेन, इसमें क्या डेफिनेशन है देखिए एक बार, इट इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस एंड सब्सटेंस रिटेन देयर आइडेंटिटीज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्सटेंस रिटेन देयर आइडेंटिटीज, मतलब जैसा था पहले वैसा ही रहेगा। हाँ, उसका साइज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन कुछ नया नहीं बनेगा। कुछ नया नहीं बनेगा मतलब जो आपने लिया है वही आपका रह जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं मिक्सचर। ये आपका क्लास 11 का क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा। ठीक है। अभी जस्ट बताता हूं कि क्या यूज होगा। अब अगर बात करूं टाइप्स का, तो टाइप्स होते हैं मिक्सचर के 2 टाइप्स। अगर मिक्सचर का टाइप्स बात किया जाए तो ये 2 टाइप्स का होता है, पढ़ा होगा आप लोगों को, शायद याद भी होगा। पहला टाइप होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा पार्ट में आ जाते हैं, या दूसरा टाइप होता है उसका नाम है हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर होमोजीनियस का मिक्सचर क्या होता है सर, तो बताते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। एक सिंपल लाइन में याद रखिएगा कि इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर बोल सकते हो या सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और आप इसको मिक्सचर भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन और मिक्सचर। मतलब कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर, सपोज करता हूं मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन कहने का मतलब क्या है। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं। सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, सॉल्ट को हम लोगों ने पानी में डिजॉल्व कर दिया है, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो इसका देख सकते हो आप, मैं एक छोटा सा बना दे रहा हूं डायग्राम जिससे कि आपको रिलेट हो जाए। ये बना रहा हूं, ये हम लोगों ने वाटर बनाया है और इसमें क्या किया हम लोगों ने, सॉल्ट ऐड कर दिया है और उसको डिजॉल्व कर दिया है। सॉल्ट डिजॉल्व, डिजॉल्व का मतलब कुछ स्टीयर कर दिया है, चम्मच से स्टीयर कर दिया, या फिर कोई मशीन या ग्राइंडर से भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो हम लोग सिंपली सॉल्ट डालें और उसको अच्छा से घुला लिए हैं। तो क्या होगा, कोई बच्ची अगर यहाँ से टेस्ट करेगा, उसको निकाल के अगर टेस्ट करेगा, तो जो खरा यहाँ पे लगेगा वही खरा उसको नीचे भी लगेगा भाई। तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब जैसा ऊपर टेस्ट होगा वैसा नीचे भी होगा, या कहीं बीच से भी लोगे तो सेम टाइप का टेस्ट फील होगा। इस टाइप के को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर और सॉल्यूशन। तो क्या समझ में आ रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर जस्ट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगा, मतलब आप कहीं से भी कोई भी पार्ट उठाओगे तो आपको सेम फील होगा। सेम फील होने का मतलब जैसा ऊपर टेस्ट आएगा वैसा नीचे टेस्ट आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने कोई कॉक किया सॉफ्ट ड्रिंक पिया होगा, कोको कोला बोल सकते हो सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसमें आप देखे होगे कि पीते हो तो ऊपर में जैसा टेस्ट आता है वैसा ही नीचे आता है यार। ठीक है, ऊपर में टेस्ट जैसा आता है वैसा ही नीचे आता है। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, वो आपका कैसा पार्ट आएगा, वो आपका होमोजीनियस में फॉल कर जाएगा। कोक का बॉटल जो होता है वो आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि जैसा आप ऊपर फील करते हो वैसा ही नीचे फील कर रहे हो। पीने में जो टेस्ट आ रहा है वो सेम आता है, ऐसा नहीं कि ऊपर हल्का मीठा लग रहा है नीचे ज़्यादा मीठा लग रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि क्यों सर सेम रहता है बहुत समय तक। अगर आप घर में अगर नमक पानी या चीनी पानी बनाओगे तो कुछ समय के बाद 1 से 2 घंटे के बाद वो नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा मीठा लगेगा, अगर चीनी पानी का बात कर रहा हूँ, और ऊपर वाला थोड़ा कम मीठा लगेगा। क्यों, क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाता है, प्रेशर लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है चीनी का वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो नीचे चला जाता है तो ऊपर आपको हल्का मीठा कम लगेगा, नीचे आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वही अगर पेप्सी या कोको कोला का बात किया जाए तो आपको सेम क्यों फील होता है, आइदर वो 6-6 महीना तक रहता है बॉटल में। तो बताओ उसमें भी बेसिकली क्या होता है, पेप्सी या कोको कोला में क्या रहता है, जस्ट आपका वाटर रहता है, शुगर रहता है और क्या साथ में रहता है, फ्लेवर एडेड रहता है। ठीक है, तो उसमें भी तो चीनी है सर, तो उसमें नीचे क्यों नहीं बैठ जाता है, तो उसके पीछे रीजन है कि वो जो बॉटल में रखा जाता है वो हाई प्रेशर के साथ रहता है। आपने देखा होगा जब इसको ओपन करते हो तो करके आवाज आता है, वो बेसिकली क्या है, रिलीज ऑफ प्रेशर का साउंड आता है। और साथ साथ उसमें CO2 गैस भी रहता है। अगर मैं कॉक का बात कर रहा हूँ तो उसमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस रहता है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस कहने का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको शायद क्लियर हो चुका होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। अगर एक लाइन में बात किया जाए, इस बार नहीं पूछेगा कि क्या होता है डेफिनेशन, आपको ये क्लास 11 का चीज़ है जिसे मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको ब्रीफली बात कर ले रहा हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन क्या होता है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब हर जगह कॉन्स्टिट्यूएंट का अमाउंट सेम रहेगा। तो सर हेट्रोजीनियस क्या होता है, तो चलिए अभी इसे भी देख लेते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो अगर हेट्रोजीनियस का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन था, तो इसका बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन। अगर इसका डेफिनेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और इसको आप मिक्सचर भी बोलोगे, अभी बात करेंगे मिक्सचर में या सॉल्यूशन में। तो एग्जांपल ले लेते हैं, देखो आप एग्जांपल जैसे आपने जिससे पहले लिया था, तो पहले तो मिक्सचर बनने के लिए एटलीस्ट 2 होना चाहिए। तो मैंने पहला पार्ट मान लिया है वाटर और दूसरा पार्ट है मैंने ऑयल डाल दिया। कोई सा भी ऑयल डाल दो, जनरली ऑयल का डेंसिटी कम होता है, तो अगर आप ऑयल डालोगे तो क्या होगा बच्चा, देखो इधर ऑयल डालोगे तो अगर आप ऑयल डालोगे और मिक्स भी कर लोगे, अच्छा सा स्टीयर भी कर लिए, फिर भी ऑयल का पार्टिकल ऊपर रहेगा।
रहेगा सर। तो ऊपर वाले को अगर कोई टेस्ट करेगा तो यहाँ पे ज़्यादा ऑयल मिलेगा और नीचे वाले में सिर्फ वाटर मिलेगा। तो क्या कॉम्पोजिशन सेम है? तो कॉम्पोजिशन सेम नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और एक एग्जांपल दे दीजिए सर, यहाँ पे ऑयल डिजॉल्व्ड इन लिख देता हूँ, ऑयल डिजॉल्व्ड इन वाटर। एग्जांपल दूसरा सर, तो सैंड डाल दो, सैंड पानी में डाल दो सैंड, ये आपका फिर से वाटर हो गया सर। और इसमें क्या करो? सैंड, सैंड मतलब बालू, बालू डाल देते हैं, बालू डाल के स्टीयर करो अच्छे से। फिर कुछ समय के बाद क्या होगा? बालू सारे का सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, कुछ पार्टिकल्स ऊपर भी होगा, ठीक है। तो देखोगे तो ऊपर में बालू का पार्टिकल्स कम मिलेगा या ना ही मिलेगा, लेकिन अगर नीचे में अगर टेस्ट करोगे तो बालू का पार्टिकल ज़्यादा मिलेगा। तो इसको बोल सकते हैं कि ये किसका पार्ट है? कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है का पार्ट है। तो इसलिए इसको एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। आई होप कि आप इसे नोट डाउन करो, हाँ कॉपी लेके बैठो। अगर आप चाह रहे हो कि सॉल्यूशन पढ़ना चाह रहे हो रियली में, तो आप नोट लेके बैठो, मतलब कॉपी और पेन लेके बैठो और साथ साथ नोट डाउन भी करते जाओ, ठीक है। तो अभी इसे नोट डाउन करो, फिर मैं इसे रफ करके आगे चलता हूँ, ठीक है। पहले इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ। ये क्लास 11 का पार्ट है, इससे डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट मेरे को एक होमोजीनियस मिक्सचर वाला जो कंसेप्ट था ना बच्चा, इसे मैं यूज़ करूँगा अभी सॉल्यूशन का डेफिनेशन में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का बात करने वाले हैं कि क्या होता है सॉल्यूशन। कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि क्लास 11th में भी थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करना था। तो अगर किसी को याद है तो बता सकते हो, या अपने मन में सोच सकते हो कि क्या होता था सर सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होता था सॉल्यूशन। तो इसका डेफिनेशन एकदम सिंपल सा मैं लिखता हूँ, सॉल्यूशन का पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना कि क्या था सर, मिक्सचर का दो पार्ट था, उसमें पहला पार्ट था आपका होमोजीनियस और दूसरा पार्ट था हेट्रोजीनियस। तो अगर सॉल्यूशन का बात करूंगा तो ये इसका डेफिनेशन में सिर्फ ये फिट हो जाएगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। बेसिकली सॉल्यूशन क्या है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर कोई होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो सॉल्यूशन है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप नोट डाउन भी करो क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन लिखना पड़ता है आपको। तो बोल सकते हैं इट इज अ, सॉल्यूशन का डेफिनेशन है, इट इज अ होमोजीनियस, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन two substances, two or more than two substances on the molecular level। क्या बोल रहे हैं सर? होमोजीनियस तो समझ में आ रहा था, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मिक्सचर बनने के लिए एटलीस्ट दो सब्सटेंस चाहिए, एटलीस्ट दो से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए। तो इसमें 2 होना चाहिए। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। उसके बाद मैंने लिखा है ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब क्या है? जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, मॉलिक्यूल मतलब जो आपका रहेगा सब्सटेंस वो अभी भी मॉलिक्यूल ही रहेगा। एग्जांपल देख लो आप, ठीक है, मॉलिक्यूल ही रहेगा बोल सकते हो आप, मॉलिक्यूलर लेवल पे ही रह सकता है या आयनिक लेवल पे ही रहेगा, मतलब सब्सटेंस अपना आइडेंटिटी को रिटेन करेगा, जिसको हम लोग बोले थे मिक्सचर में क्या होता है? फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो फिजिकल कॉम्बिनेशन में कुछ नया नहीं बनता है सर, तो नया नहीं बनता। तो एग्जाम्पल ले लेते, फिर से ये हमारा वाटर है, फिर से ये हमारा वाटर है, और इसमें हम लोगों ने क्या ले लिया है? सॉल्ट। सॉल्ट ले लो या फिर शुगर ले लेते हैं। शुगर, किसी को पता होगा शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22। बैठ के याद रखने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो क्या होता है ना, अगर शुगर का क्रिस्टल्स का बात करूं तो ये आपका इतना बड़ा मान लेता हूं, तो जैसे ही आप डिसॉल्व करते हो तो देखिए होगा कि ये पार्टिकल्स क्या होते जाता है? धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। छोटा होने का मतलब सर धीरे धीरे ये छोटा हो जाएगा, ऐसा ऐसा पार्ट में हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन ये अगर इसका फॉर्मूला का बात करूं तो ये भी C12H22O11 है, और इस डॉट का बात करूं तो ये भी C12H22O11 है। तो सर क्या दोनों सेम है? तो देखो ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा इस क्रिस्टल में, क्योंकि इसका शेप और साइज बड़ा है।
ये छोटा है, जिसमें कम नंबर ऑफ शुगर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसा ये अभी मॉलिक्यूल्स था वो अभी भी मॉलिक्यूल ही के फॉर्म में रहेगा। ऐसा नहीं कि कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। इसमें भी अगर बात करूंगा तो इसका भी फॉर्मूला सर C12H22O11 होगा। क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? इसका भी फॉर्मूला सेम ही होगा। अगर इस बड़ा पार्टिकल्स का बात करूं तो इसका भी होगा C12H22O11, बस नंबर में डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे 100 है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हो सकता है 2 मॉलिक्यूल हो या 1 मॉलिक्यूल हो। अगर इसका नंबर कम होगा तो उसका साइज डेफिनेटली छोटा हो जाएगा। यही होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। मॉलिक्यूल था तो अभी भी मॉलिक्यूल का ही लेवल पे रहेगा। उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑन दी मॉलिक्यूलर लेवल। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर लिया है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में 2 पार्ट्स इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या क्या है? पहला है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। क्या यूज किया भाई मैंने? तो पहले तो बात तो है सॉल्यूशन समझ में आया कि क्या है। इसको आप ध्यान रखोगे, सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर। अगर कोई होमोजीनियस मिक्सचर तो हम लोग उसे बोल सकते हैं कि वो हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है। और बात करते हैं इसका, जो आप लोग को हम लोग बात बोले हैं कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किस किस से मिलके बना रहता है सर? तो सॉल्यूशन किस किस से मिलके रहेगा? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। एग्जाम्पल लिखा हुआ उसी से मैं समझाने का कोशिश करता हूं। जिसका अमाउंट कम होगा, जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होगा किसी सॉल्यूशन में, उसे हम लोग कहेंगे सॉल्यूट। तो इसमें कम किसका रहेगा? सपोज कर ले रहा हूं कि ये हमारे पास ये 10 ग्राम डाला है और ये हमारे पास वाटर है, वो हमारा 100 मिलीलीटर है। तो देख सकते हो इसका अमाउंट डेफिनेटली कम है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होगा? आपका सॉल्यूट। और इसका बात कर सकते हैं, जो वाटर था, वाटर आपका क्या हो जाएगा सर? वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसे हम लोग कहेंगे, एकदम बेसिक सा डेफिनेशन, ये आपका हमेशा करेक्ट रहेगा और हर जगह आसानी से समझ में भी आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे डेफिनेशन का। तो पहला डेफिनेशन क्या है? सॉल्यूट का क्या होगा सर? जिसका अमाउंट कम होगा सॉल्यूशन में उसे कहेंगे सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में उसको कहेंगे सॉल्वेंट। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होगा? तो दूसरा डेफिनेशन जो घुल रहा है, जो डिसॉल्व हो जा रहा है किसी सॉल्यूशन में, तो उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और जो डिसॉल्व करवा रहा है उसे कहेंगे हम लोग सॉल्वेंट। तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं ताकि सारी को समझ में आ पाए। ठीक है। तो देखो यहां पे बात कर सकते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या होगा? इट इज अ कंपोनेंट और सब्सटेंस बोल सकते हो। इट इज अ कंपोनेंट और सब्सटेंस। इट इज अ कंपोनेंट और सब्सटेंस which is present in lesser amount, which is present in lesser amount. It is a component or substance which is present in lesser amount in a solution. कहाँ लेसर होना चाहिए? तो सॉल्यूशन में इसका अमाउंट कम होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ के लिए बात करेंगे तो शुगर हो जाएगा। अगर इसी में मैंने सॉल्ट डाल दिया था तो सॉल्ट का भी अमाउंट मैं मान के चल रहा हूँ कि कम है, तो उसको क्या कहेंगे? सॉल्ट भी आपका क्या हो गया है भाई? इसका क्या हो जाएगा? सॉल्ट क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ये बेसिक्स बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात कर सकते हैं हम लोग सॉल्वेंट का कि क्या होगा सर? तो देखो सॉल्वेंट का डेफिनेशन सेम टू सेम आप इसको भी लिख सकते हो। सॉल्वेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो देखो इट इज अ कंपोनेंट और substance which is present in larger बोल सकते हो या excess बोल सकते हो, excess amount in a solution। ठीक है। इसी को क्या कह देंगे? एग्जाम्पल के लिए जो ले रहे थे हम लोग, यहाँ पे वाटर जनरली आपको मिलेगा। वाटर को कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मैक्सिमम सब्सटेंस आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व होता है? तो उसके रीजन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, वो पढ़ेगी आपको फिजिक्स में भी। ठीक है। ये किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए काबिलियत होता है जिसका वैल्यू होता है वाटर का काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैक्सिमम सब्सटेंस आपका इसमें डिसॉल्व हो जाता है। सिर्फ वाटर ही होगा नहीं, और भी आपका एग्जाम्पल ले सकते हो। एल्कोहल भी होता है, एल्कोहल भी आप ले सकते हो। सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है जिसका अमाउंट एक्सेस होगा और बस वो सॉल्यूशन बनना चाहिए। सॉल्यूशन बनने के लिए रीजन था आपका होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए था। तो आई होप कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर हुआ होगा। इसका दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि सॉल्यूट वो होगा जो डिसॉल्व हो रहा होगा सॉल्यूशन में। जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा होगा उसको कहेंगे सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व करवा रहा होगा उसे कहेंगे सॉल्वेंट।
ये बात आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, ये एकदम बेसिक्स फंडामेंटल्स है। तो समझ में आया होगा कि मैंने होमोजीनियस मिक्सचर क्यों पढ़ाया था या मैंने मिक्सचर क्यों पढ़ाया था। मिक्सचर पढ़ाने का रीज़न क्या था? तो मिक्सचर पढ़ाने का रीज़न यही था क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर। कुछ बच्चे को पता होता तो उसे तो समझ में आ जाता, लेकिन किसी बच्चे को अगर नहीं पता होता तो उसे प्रॉब्लम होता, तो उसे प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने पहले ही बात कर लिया। तो हमेशा अपना हम लोग इसी तरह से स्टार्ट ही करेंगे कि कोई भी चीज़ अगर 11th का 10th का और 9th का यूज़ होगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन ब्रीफली उसे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए। क्योंकि ये मैंने फील किया है फिजिकल क्लासेस में, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में, कि कुछ बच्चे को नहीं पता होता, तो इसलिए उस पर पता चले जिसकी वजह से इंटरेस्ट आ पाए। तो इसलिए हम लोग हर एक छोटा चीज़ों का बात करते चलेंगे। तो आई होप कि सॉल्यूशन क्या है समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन क्या है अगर वन वर्ड में बोलेंगे तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है सर। सॉल्यूट क्या है? जिसका अमाउंट कम होगा सॉल्यूशन में उसे कहेंगे सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसे कहेंगे सॉल्वेंट। तो इसे फिर से नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। मैं मिटा रहा हूँ अब भाई, नोट डाउन कर लिए होगे, नहीं भी कर पा रहे होगे तो उसे पॉज कर लो और फिर नोट डाउन करो। नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा समय दो अपने आप को, कॉपी पेन पे लिखा करो। एकदम बेसिक से बात करूंगा ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा होगा लेकिन पढ़ना चाह रहे हैं तो उसे समझ में आ जाएगा यार। बस पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, रिवीजन भी मैं ही करवा दूंगा यार। तो क्लियर हो चुका है सर। तो अभी के टर्म में हम लोग बात कर चुके हैं मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रो क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या है। ये बेसिक सा बात कर चुका हूं यार। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेजेस। आपको लगता होगा कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन जो आपका है वो आपको सिर्फ लगता होगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉल्यूशन जो आपको लगता होगा, ठीक है, सॉल्यूशन जो आपको लगता होगा वो क्या लगता होगा, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, फेज के बेसिस की आपको हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन ही लगता होगा। चाहे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है वो भी सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया है, बट ऐसा ट्रू नहीं है। सॉल्यूशन आपका लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन का ऐसे तो आप लोगों को पता होगा 5 फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टेट जानते होगे ना यार, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, और एक पढ़ा होगा प्लाज्मा। तो इसके बारे में सॉलिड तो समझ में आता होगा कि क्या होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, काफ़ी एटम्स या मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोजली रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर रहते हैं, गैसेज में और भी दूर रहते हैं। सर आपने अभी क्या बोला, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इधर हमें से इसका यूज नहीं करना, बस मैं बता दे रहा हूँ। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। और प्लाज्मा कहाँ होता है, तो प्लाज्मा का जनरली रिएक्शन आपका हाई टेम्परेचर पे होता है। जैसे जो सन पे रिएक्शन हो रहा होगा वो कौन सा स्टेट में हो रहा है, प्लाज्मा स्टेट में, ठीक है। तो अभी उस पर हम लोग को बात नहीं करना, जनरली हम लोग तो पृथ्वी पे और नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम में कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखोगे, SOLN मैंने लिख दिया है, बट एग्जाम में आप पूरा लिखोगे इसको, ठीक है। एग्जाम में कभी भी लिखते हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मत लिखा करोगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेजेस। तो देखो सॉल्यूशन का टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो देखो क्या क्या टाइप्स होता है वो भी बात कर लेते हैं। टोटल में बात करूं ना तो टोटल जो टाइप्स होगा वो टोटल 9 होता है। तो सर 9 कैसे होता है वो अभी देखेंगे। पहला बात करता हूं मैं सॉलिड, पहला बात कर लेता हूं मैं सॉलिड, जैसा आप लोग पढ़ते हुए होंगे सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, ये थोड़ा आपको नया लगेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, ये आप लोग बेसिकली देखते आते हो, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन,
गैसियस सॉल्यूशन। ये हम लोग थर्ड टाइप्स बात करेंगे। तो सर आपने 3 ही लिखा है, 3 का नहीं भाई, 3 ही नहीं होता, मैंने बोला था 9 होता है। तो हर एक पार्ट ये 3-3 पार्ट में टूटेगा। 3-3 पार्ट में कैसे टूटेगा, क्या टूटेगा, वो बात करता हूं। तो देखो पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। सॉल्यूट सॉल्यूशन होगा क्या? सॉल्यूशन का तो डेफिनेशन समझा दिए थे सर कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे रहता है, उसे कहते थे सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन कुछ नया आ गया सर, तो बताओ सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉलिड सॉल्यूशन का डेफिनेशन बात करूंगा तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन होता है। इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्राइटेरिया ये भी फुलफिल करेगा। इट इज अ सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज, सॉल्वेंट क्या होता है बताया था, इट इज अ सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज सॉलिड। इसका डेफिनेशन सिर्फ यही हो गया। वैसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा उसे कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सिंपल सा है। तो सर इसका लिक्विड सॉल्यूशन का क्या होता है? इसके बाद में इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन का क्या होगा? इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज लिक्विड। सॉल्वेंट जो होगा वो आपका लिक्विड में रहेगा। और फिर बात कर सकते हैं गैसियस सॉल्यूशन का। इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज गैस। एकदम आसान है। अगर सॉलिड का सॉल्यूशन का बात करूंगा तो इसमें सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए। लिक्विड सॉल्यूशन का बात करूंगा तो यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए। अगर गैसियस का बात करूंगा तो ये भी सॉल्यूशन ही होगा, बट यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। और एक इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा या फेज होगा वो सॉल्वेंट का ही स्टेट पर डिपेंड करेगा। अगर सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है तो जो सॉल्यूशन बनेगा भाई वो भी आपका क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। जिससे पहले वाला हम लोग नमक और पानी वाला बात कर रहा था, वहां पे आपका सॉल्वेंट क्या था, वाटर था। वाटर आपको पता होगा ये कैसा स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में। तो उसका जो सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वो भी लिक्विड में रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इसे आप नोट डाउन करके लिख सकते हो कहीं पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहां पे एक ऐसा नोट करके लिख सकते हो, नोट करके, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके लिख सकते हो। स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। आई होप कि ये बात समझ पे आ रही होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, कि अगर सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। भाई दोनों सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? इट इज क्या है, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही आपका सॉल्यूशन का स्टेट होगा। तो आप सॉल्वेंट आराम से देख के बता सकते हो, इतना तो बता ही सकते हो कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। तो अगर जो सॉल्वेंट का अगर स्टेट लिक्विड होगा तो वो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट अगर हमारा सॉलिड होगा तो वो सॉलिड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट हमारा गैस होगा तो गैस सॉल्यूशन। अब इसका फर्दर टाइप्स होता है, ठीक है। तो अभी टाइप्स के बारे में बात करते हैं, इससे पहले नोट डाउन कर लो। सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, गैसियस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इसे नोट डाउन कर लो। देखिए अब इसका भी टाइप्स बात करेंगे। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब सॉलिड सॉल्यूशन का भी टाइप्स होता है, तो देखो क्या होता है सर, सॉलिड सॉल्यूशन का भी टाइप्स होगा, उसे भी देख लो आप। देखो सॉलिड सॉल्यूशन का बात करूं ना तो सॉलिड सॉल्यूशन भी कितने टाइप्स का होता है, तो ये भी 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का कौन कौन होता है, इसको एक एक करके ही बात कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। पर एक बार 9 लिखा रहेगा तो ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको, तो एक बार लिख ही देता हूँ लिक्विड, फिर उसके बाद बात कर लूँगा लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो इसमें 3 टाइप का होगा, तो एक बात करते हैं पहले सॉल्यूट। इस साइड में लिख रहा हूँ सॉल्यूट और इस साइड मैंने लिख रहा हूँ सॉल्वेंट, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन का टाइप। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे उसका मैंने टाइप्स लिख दिया, ठीक है। तो देखो
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ सॉलिड सॉल्यूशन का बात करता हूँ, क्योंकि ये बहुत घिचपिच दिखेगा, इससे अच्छा मिटा देता हूँ इसे। सिर्फ अभी मैं सॉलिड सॉल्यूशन का बात कर रहा हूँ। सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप का होगा। अगर पहला पार्ट में बात कर लेता हूँ तो पहला पार्ट में अगर बात करता हूँ तो सॉल्यूट क्या हो सकता है आपका, सॉल्वेंट तो फिक्स रहेगा। सॉल्वेंट आपका, अगर सॉलिड सॉल्यूशन का बात कर रहा हूँ तो सॉल्वेंट आपका फिक्स रहेगा, ये होगा सॉलिड ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज चांज नहीं कर सकते हो। सॉल्वेंट सॉलिड होगा। सॉल्यूट क्या हो सकता है सर, तो सॉलिड हो सकता है। दूसरा स्टेट में क्या हो सकता है सर, लिक्विड। अगर मैं ये लिक्विड बात करूं तो क्या ये लिक्विड हो जाएगा, नहीं, ये लिक्विड नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन का, तो ये अभी भी आपका सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। और थर्ड बात कर ले रहा हूं हम लोग गैस, और इसको बात कर ले रहा हूं, ये सॉलिड ही रहेगा, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन का बात कर रहा हूं तो सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड 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 रहेगा। और इसका सॉल्यूट में चेंज हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। इस सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है, बताओगे कि ये क्या होगा, तो देखो नाम कैसे दिया जाता है, नाम आपका कैसे दिया जाता है वो देख लेते हैं। देखो इसका क्या है, देखो सॉलिड को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूट का नाम आता है फिर सॉल्वेंट का नाम आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इनके बाद वाला जो रहेगा ना वो स्टेट किसका रहेगा, सॉल्वेंट का। इनके पहले वाला रहेगा वो रहेगा लिक्विड का, ओ सॉरी यार, सॉल्यूट का। इनके पहले वाला स्टेट होगा सॉल्यूट का, इनके बाद वाला स्टेट होगा सॉल्वेंट का। तो इसको लिए अगर लिखना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, तो बताओ, देखो लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। एकदम इजी है, क्योंकि नाम से भी समझ पा रहे हो, लिक्विड किस में है, सॉल्वेंट में। ये सॉलिड का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा, इसलिए इन लिख रहा हूं। और उसके बाद बात करूंगा तो इसका क्या बात करूंगा, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। आई होप कि ये एकदम आसान से लिख सकते हो, सॉल्वेंट में कुछ करना ही नहीं है। अगर सॉल्यूट का बात करूंगा तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ही आएगा। और इसका सॉल्यूशन का नाम लिखने से पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सॉल्यूट का स्टेट लिखेंगे, फिर इन लगाएंगे, फिर सॉल्वेंट का स्टेट लिख देंगे। सर एक एक एग्जाम्पल भी आप बात कर सकते हो, एग्जाम्पल एक एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है, एक एक नंबर में पूछ देगा, एग्जाम्पल का टाइप्स दे देगा, बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल का टाइप्स है। तो एक एक एग्जाम्पल्स भी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल कोई बता सकते हो कि क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का? तो देखो सॉलिड इन सॉलिड मतलब दोनों सॉलिड होगा। आप देखे होंगे ज्वेलरी शॉप में अगर बात करें तो आपको पता होगा कि गोल्ड का जो होता है ना वो काफ़ी वीक होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, वो आसानी से टूट जाता है। आप पता होगा कि गोल्ड काफ़ी कॉस्टली है, जनरली यूज होता है ज्वेलरी पर्पज़ के लिए। किसी ने अपना कानबाली पहना है, ठीक है, और वो गया और उसका गिर गया तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर वो सिर्फ प्योर गोल्ड का होगा। तो प्योर गोल्ड का नहीं रहता, इसलिए उसको क्या किया जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग मेटल जैसे कि कॉपर जनरली मिक्स किया जाता है गोल्ड के साथ, ताकि उसको क्या करे, वो मजबूती प्रदान कौन करता है, कॉपर मेटल प्रदान करता है, और जो रिएक्टिविटी कम कर देता है। ऐसे आपको पता होगा गोल्ड काफ़ी लेस रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव है और साथ साथ शाइनी है, तो मजबूती दे देता है कॉपर, और गोल्ड क्या दे देता है आपका, शाइनी, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरी पर्पज़ के लिए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो सोनार या ज्वेलरी शॉप में आपको यूज़ होता है वह मिलेगा। उसका एग्जाम्पल का लिख देता हूँ, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। सर कैसे ये होमोजीनियस बनेगा सर, अगर दोनों कॉपर को भी, कॉपर जनरली कैसा रहता है सॉलिड स्टेट में, और गोल्ड भी रहता है सॉलिड स्टेट में, तो मिक्स करेंगे तो क्या वो यूनिफॉर्म बन पाएगा? अगर यूनिफॉर्म नहीं बन पाएगा मतलब वो होमोजीनियस नहीं हो पाएगा, और अगर होमोजीनियस नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो सॉलिड सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है सर, तो देखो कॉपर को भी एक हाई टेम्परेचर पे जाके इसको क्या कर लिया जाता है, लिक्विड स्टेट में, गोल्ड को भी लिक्विड स्टेट में, और फिर उस दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब तो बन जाएगा ना भाई होमोजीनियस, क्योंकि लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये बात समझ में आया होगा कि कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, ये एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का। लिक्विड सॉल्यूशन में वो भी बात कर रहे हैं लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी बात करते हैं। लिक्विड, आपको पता होगा एक मेटल ऐसा है, क्लास 10th में था कि कौन सा एक ऐसा मेटल है जो कि मतलब रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो कौन सा एक मेटल है, मरकरी, आपने सुना होगा। तो मरकरी आपका कौन सा स्टेट में रहता है, आपका लिक्विड स्टेट में। अब उसको अगर हम लोग सोडियम के साथ मिक्स कर दिया जाए तो वो एक क्या बन जाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है।
आपको पता होगा सोडियम क्या होता है, एक सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है। जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे लाओ वो आग लग जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ही उसे उतना एनर्जी मिल जाता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन कर सकता है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। तो उसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, अमलगम। अमलगम जनरली बोलते हैं अमलगम लिक्विड स्टेट में ही रहता है, तो अमलगम ऑफ मरकरी। मरकरी का इसका आपको सिंबल शायद याद हो तो उसको लिखते थे Hg। कोई भी एलिमेंट का सिंबल लिखते तो फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकेंड लेटर स्मॉल। अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम मेटल, इन सोडियम। सोडियम को कैसे लिखते हैं, N और स्मॉल a। तो ये दो एग्जाम्पल हो चुका है। ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रखोगे अमलगम ऑफ मरकरी, क्योंकि ये नेचुरल एग्जाम्पल नहीं है। पहले तो ये आप नेचुरल पढ़ते भी नहीं होंगे, सॉलिड सॉल्यूशन आपको ध्यान में भी नहीं आता होगा। शायद आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तब पता होगा कि हाँ सॉलिड में भी सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं तो इससे पहले हम लोग सॉल्यूशन बोलते थे तो हम लोग को दिमाग में सिर्फ लिक्विड वाला सॉल्यूशन याद आता था, ठीक है। तो अभी तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखोगे अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम या इन सोडियम मेटल। नेक्स्ट बात करते हैं गैस इन सॉलिड का। तो गैस इन सॉलिड का देखो क्या हो जाएगा बच्चा, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का। तो एक रिएक्शन पढ़ना है आप लोगों को, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे आप लोग पढ़े भी होंगे। अल्कीन का रिएक्शन करवाते थे। अल्कीन का रिएक्शन आपका देखिए वो ऐसा करते थे, यहाँ पे अल्कीन रहता था, कोई भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता था भाई, यहाँ पे कोई भी और ब्रांच। बैठ के अभी हम लोग बात करेंगे, अभी फ्यूचर फर्दर भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा तो अल्कीन में ये हाइड्रोजन टूट जाता था और ये डबल बॉन्ड टूटता था और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता था, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता था। मतलब जैसा पहले था वहाँ पे ऐसा, बस ये सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड। तो मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता था ना, देखो प्लैटिनम मेटल होगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, सरफेस प्रोवाइड करेगा। ये जो बताया हूँ ये प्लैटिनम मेटल है और आपका जो हाइड्रोजन था वो आपका ऐसा रहेगा, हाइड्रोजन में सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है। धीरे धीरे मेटल क्या करता है, इसके साथ बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर जाता है। तो ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट कर जाता है और ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हाइड्रोजन गैस है, प्लैटिनम मेटल सॉलिड है। प्लैटिनम बोल सकते हो, प्लैटिनम भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए बेफिक्र रहो। जब हम लोग ऑर्गेनिक बात करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए एग्जाम्पल बात करेंगे। तो हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस इन प्लैटिनम मेटल भी बोल सकते हो, पैलेडियम मेटल, या प्लैटिनम भी बोल सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो, पैलेडियम मेटल। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रखोगे क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, ध्यान होगा, तो ये रिएक्शन पहले ऐसे ही होता है, फिर ये दोनों हाइड्रोजन क्या होता था, अल्कीन में डूब जाता था, ये वाला अल्कीन में डूब जाता था। वो मैकेनिज्म अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय तब बात करेंगे, लेकिन मैंने बता दिया कि कहाँ पढ़ा था। हमें अभी सिर्फ इसका एग्जाम्पल से मतलब था, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम मेटल, या प्लैटिनम भी लिख सकते हो, प्लैटिनम। प्लैटियम का सिंबल होता है Pd, ठीक है। तो ये आपने खत्म कर लिया सॉलिड सॉल्यूशन का। इसी तरह से लिक्विड का भी 3 आएगा और गैसियस का भी 3 आएगा। तो हो गया ना भाई टोटल 9, 3 इसके लिए, 3 लिक्विड के लिए एंड 3 गैसियस के लिए। तो टोटल कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेजेस इज इक्वल्स टू 9। टोटल जो फेज का बेसिस पे सॉल्यूशन का टाइप होगा वो टोटल होगा, वो होगा आपका 9, ठीक है। तो पहले इसे फिर से नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की ओर। लिख लिया होगा आपने। तो अब मैं बात करता हूँ दूसरे का। दूसरे में बात करने वाला हूँ मैं लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है। नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा बैक करके पॉज करके लिख लो और फिर आगे चलो। बिना नोट्स का अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साल भर का आप मेमोरी में इन्हें रख नहीं पाओगे। तो इसलिए क्या करते रहो, साथ साथ नोट डाउन भी करते चलो। सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसके साथ साथ नोट डाउन भी करो और कॉपी सेपरेट रखो। फिजिक्स का कॉपी अलग होना चाहिए आपका, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग, चाहे बायो का भी है तो आप सेपरेट कॉपी रखो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है टाइप 2, मतलब दूसरा टाइप का। उसमें क्या बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। ये आप लोग फैमिलियर हो गए, ठीक है। अगर इसमें भी बात करूंगा तो सॉल्वेंट इसका क्या हो गया सर, फिक्स हो गया। सॉल्वेंट आपका हो गया लिक्विड, सॉल्वेंट आपका जो हो गया वो आपका फिक्स हो गया और वो हो गया आपका लिक्विड। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लिक्विड सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट फिक्स होता है। सॉल्यूट आप सॉलिड ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो एंड गैसेस ले सकते हो, क्लियर है।
तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन का नामकरण कैसे करेंगे। कैसे करेंगे सर? पहले क्या करते थे, सॉल्यूट का नाम, उसके बाद इन, फिर उसके बाद सॉल्वेंट का नाम। तो क्या लिखोगे बताओ? सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये आराम से लिख सकते हो, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसके लिए क्या लिखेंगे सर? तो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर इसका बात किया जाए तो क्या लिखोगे बताओ? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है ना भाई? यहां तक तो इसमें कुछ नहीं करना, नामांकन करना काफी आसान है। ठीक है, अब एग्जांपल तो आप ये फैमिलियर हो, इसका एग्जांपल आप खुद से भी दे सकते हो। सॉलिड इन लिक्विड जस्ट अभी देखा था, चीनी पानी, नमक पानी, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा आपका? सॉलिड इन लिक्विड। क्योंकि सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा, तो नमक आपका सॉलिड स्टेट में रहता है, पानी आपका किस में रहता है? लिक्विड स्टेट में। तो इसका एग्जांपल दे सकते हो पहला में ही, नमक या पानी। नमक पानी का एग्जांपल दे देता हूं तो क्या बोलोगे? नमक का इंग्लिश में नामकरण सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। नमक को पानी में डिजॉल्व कर दो अच्छे से, वो इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन का। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। ये तो आप लोग फैमिलियर हो गए, सबसे आसान सा देखे होगे। अल्कोहल आपका डिजॉल्व हो जाता है, अल्कोहल मतलब वही दारू, दारू आपका डिजॉल्व हो जाएगा पानी में। तो इसका एग्जांपल आप आराम से दे सकते हो, दारू वाला का एग्जांपल क्या दे सकते हो? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल डिजॉल्व, देखे हो गया, अल्कोहल पानी में डिजॉल्व हो जाता है अल्कोहल, तो अल्कोहल डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गैस इन लिक्विड का। तो इसका एग्जांपल का बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स ऐसा नहीं कि पानी को सांस लेते हैं, पानी में से ही ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। बोल सकते हैं ऐसा कि ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है पानी में, वहां से वो ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं। ऑक्सीजन का अमाउंट प्रेजेंट हो रहा है पानी में या ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है पानी में, वहां से एक्वेटिक एनिमल जो फिश होते हैं या जो मतलब पानी में रहने वाले जीव कहाँ से सांस लेते हैं? पानी से ही सांस लेते हैं। ठीक है, वो कहाँ से? उसका इस तरह से फंक्शन किया हुआ रहता है कि वो पानी में से ही ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं वो किस फॉर्म में रहता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। तो लिख सकते हैं ऑक्सीजन O2। मॉलिक्यूल क्या होता है सर? ग्रुप ऑफ एटम्स, एक से ज्यादा एटम्स होगा उसे कहेंगे मॉलिक्यूल। तो ये O यहाँ पे दिख रहा है 2 एटम्स है, तो ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये क्लियर हो गया। ये दूसरा पढ़ चुके हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का, इसे भी जल्दी से नोट डाउन करो। फिर में हम लोग चलते हैं थर्ड में गैसियस सॉल्यूशन, इसे भी नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई इसे जल्दी से, नहीं तो फिर पॉज कर लो। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में गैसियस सॉल्यूशन। तो सर सॉल्यूट तो आपका सेम ही रहेगा, सॉल्वेंट में चेंज हो जाएगा, टाइप्स में तो इन में चेंज होगा। सॉलिड तो रहेगा ही, इसको खाली गैस गैस करना होगा, इसलिए मैं इसको रफ कर ले रहा हूँ। आप लोग को नोट डाउन करना होगा भाई। ठीक है, बोर्ड में तो नहीं लिख रहे होगे, तो इसलिए आपको नोट डाउन करना होगा। एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली चेंज होगा भाई। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं अपना डब्बा सही से। अब हम लोग जो थर्ड पढ़ने वाले हैं वो है आपका गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्यूट आपका फिर से सॉलिड लिक्विड गैस, सॉल्वेंट आपका फिक्स हो गया सर, सॉल्वेंट आपका गैस गैस गैस। एग्जाम्पल नाम लिखना आसान है, क्या करेंगे? सॉलिड इन गैस बोल सकते हो आप, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, आसान से लिख सकते हो। ये खुद से अब तो करने सीख चुके होंगे। एग्जाम्पल क्या होता है बताओगे सॉलिड का? ये कुछ नया सा एग्जाम्पल दिख रहा होगा, बट आपने देखा होगा। अगर आप घर में अगरबत्ती या फिर कपूर जला रहे हो तो कपूर किसी स्टेट में होता है? सॉलिड। इसका जो धुआं भी बन जाता है ना, वो भी उसमें सॉलिड का पार्टिकल्स रहता है, समझ पा रहे हो? या सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट में भी जो डस्ट उड़ रहा है या जो धुआं उड़ रहा है उसमें भी सॉलिड का पार्टिकल्स होता है। तो बोल सकते हैं नेचर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो नेचर में ऑलरेडी गैसेस प्रेजेंट है और तुम सॉलिड को जला रहे हो, तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल नहीं हो जाएगा? तो हम लोग लिख लेते हैं कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। ठीक है, उसके लिए लिख देता हूं कैम्फर इन O2 गैस या N2 गैस। नाइट्रोजन भी आपका सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन गैस बोल सकते हो आसानी से। कैम्फर मतलब कपूर। कपूर को अगर नाइट्रोजन गैस में या सराउंडिंग का कोई भी गैस में रखा है तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? आपका सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का। दूसरा है सर लिक्विड इन गैस।
अगर आप लैब कभी गए होगे तो देखे होगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है बेसिकली, ये वोलाटाइल होता है। अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रख दिया जाए ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जिसको लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, लैब में गए होगे तो दिखेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का पहले यूज होता था बेहोशी के लिए, मतलब किसी को बेहोश करना है तब, या फिर अगर समझ पा रहे हो बेहोश करने के लिए इसका यूज होता है। अगर लैब में काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा नींद आएगा। सर फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म का, तो फॉर्मूला होता है CHCl3। बात करूंगा कि कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेसिकली होता क्या है सर, तो ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब जो कंट्रीब्यूट करेगा वेपर में, ये मतलब आसान से अगर रूम में रख देंगे ना तो ये वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। कल आओगे, अगर मान लो अभी 100 ml ले रहे हो ना, सपोज करो कि ये 100 ml है और कल मैं इसको छोड़ के रख दिया, बीकर इसका खुला हुआ है, तो ये इसका अमाउंट कल कम हो जाएगा। हो सकता है ये 50 ml हो जाए या पूरा का पूरा खाली भी हो जाए। समझ पा रहे हो, ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब जो विच कंट्रीब्यूट्स टू द वेपर, विच कंट्रीब्यूट टू वेपर, मतलब जो वेपर में कंट्रीब्यूशन दे, मतलब ये आराम से वेपर स्टेट में चला जाएगा। वेपर स्टेट मतलब ये गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो था कैसा स्टेट में पहले, क्लोरोफॉर्म कैसा था, लिक्विड में, और बाकी नेचर में कोई भी गैस है तो हम लोग एक बार नाइट्रोजन यूज कर लिए तो इसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म, CHLORO, क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो CHCl3 इन N2 गैस। N2 का मतलब क्या सर, नाइट्रोजन। लिखते चलोगे, किसी को पता नहीं रहता तो वो भी ध्यान रख सकते हो, नाइट्रोजन गैस। ये सिंपल से एग्जांपल है भाई। और थर्ड केस है गैस इन गैस, ये तो आपका सराउंडिंग में ही प्रेजेंट है। सराउंडिंग में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी दो गैस को पकड़ लो, ठीक है, वो होमोजीनियसली है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब ये O2 गैस, मिक्सचर ऑफ O2 गैस एंड N2 गैस, मतलब ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैस इन गैस का। ये बेसिकली एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है। सपोज दैट कैसे पूछेगा सर, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस किसका एग्जांपल है, तो आपको बताना पड़ेगा सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का। सिर्फ किसका पूछेगा तो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल तो बता सकते हो, एक आसान तरीके से बताया जा सकता है। एक एक एग्जांपल ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखने का जरूरत है। एक एक एग्जांपल ध्यान में रखोगे तो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एकदम कम रखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर्स नहीं करेंगे, छोटा छोटा ही रहेगा। तो आज हम लोगों ने बेसिक्स बात किया है, क्या बात किया था बस उसको मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। तभी हम लोगों ने बात किया था भाई, पहले तो इसे नोट डाउन कर लोगे, मैं एक बार थोड़ा साइड हट जाता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लोगे या पॉज करके लिख लोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारा पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आज तो हम लोगों का लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 भी आएगा, इस तरह से इसका पूरा सीरीज करके मैं इस चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात किया था। तो आज हम लोग रिवीजन क्या किए थे सर, तो आज हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, दो सब्सटेंसेस को सिंपली मिक्स कर दो फिजिकल तरीके से, कुछ नया ना बने तो उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर का टाइप्स क्या होता था सर, तो 2 टाइप्स का होता था, एक होता था होमोजीनियस, दूसरा होता था हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता था। यूनिफॉर्म जैसे ही बोलोगे, ध्यान रखोगे, कभी पेप्सी कोका कोला पी रहे हो तो ध्यान रह जाएगा कि क्या हो रहा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, मतलब उसको नीचे में जैसा टेस्ट आ रहा है उस पर भी टेस्ट सेम आ रहा है, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो वो किसका एग्जांपल आ जाएगा, होमोजीनियस का। दूसरा पढ़े थे हेट्रोजीनियस का। हेट्रोजीनियस में जहाँ पे कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, अगर तुम तेल को पानी में मिक्स करते हो तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तेल का डेंसिटी कम होगा तो वो ऊपर प्रेजेंट रहेगा, वाटर का डेंसिटी हाई होगा तो वो नीचे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, हेट्रो का। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या था बच्चा, होमोजीनियस मिक्सचर था, उसी को कहते थे सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बनता था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। सॉल्यूट क्या था, जिसका अमाउंट कम होगा उसे कहेंगे सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसे कहेंगे सॉल्वेंट। एकदम हमेशा रिवीजन कर लिया करो, केमिस्ट्री में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को अगर 24 घंटे के पहले याद रख लेते हो या एक बार रिवीजन कर ले रहे हो, जैसे अभी पढ़े उसको 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लोगे तो वो कल तक रहेगा। फिर कल से पहले अगर 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लोगे तो वो सप्ताह भर रहेगा, और सप्ताह भर के अंदर रिवीजन कर लोगे तो महीने भर रहेगा। फिर महीना महीना रिवीजन करते जाओगे तो आपका काम आसान होते जाएगा। इसलिए मैं क्लासेस के बाद आपको रिवीजन करवा दूंगा, ज़्यादा समय नहीं, 2 से 5 मिनट में ही रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या था सर, सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम होता है उसे कहेंगे सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसे कहेंगे सॉल्वेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इस वाटर को हम लोग क्या कहते थे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि वाटर से में मैक्सिमम सब्सटेंस आपका डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है सर, तो उसका रीजन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो आप लोग पढ़े होंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब किसी को तोड़ने का क्षमता किसमें होता है, वाटर में काफी ज्यादा होता है, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूट सॉल्वेंट बात कर लिया था, फिर हम लोगों ने बात किया था, हाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था नोट करके मैंने लिखवाया था, सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी सॉल्यूशन का स्टेट होगा वही सॉल्वेंट का स्टेट होगा, दोनों कन्वर्स भी ट्रू है। फिर हम लोगों ने बात किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेजेस, तो टोटल कितने होंगे 9। पहला सॉल्यूशन होगा सॉलिड, सॉलिड का 3 पार्ट होगा जैसे इसमें किया हुआ है, लिक्विड का भी 3 पार्ट होगा, गैसियस का भी 3 पार्ट होगा। नामांकन करने के लिए पहले सॉल्यूट का नाम लिखेंगे, उसके बाद इन लिखेंगे, फिर सॉल्वेंट का नाम लिखेंगे। एक एक एग्जाम्पल ध्यान में रखोगे काम हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे प्रोसीड करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते जाएंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।